बेटा हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत सारी आप इससे क्या आपके मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी और इससे आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो आप सभी बच्चों को इसको कंप्लीट देखना है ताकि आपके कोई डाउट ना रहे, आपके हर प्रकार के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और आपको इसको बीच में छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बेटा हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है, भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं जिसे क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार, जो किसको दिए गए हैं, हम जनता को दिए गए हैं। तो ये जो भारतीय संविधान के द्वारा जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्यों दिए गए हैं, किस लिए, ऐसा क्या था, किस वजह से भारत के संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। तो इसके अंदर देखिए बेटा हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान ने नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इन अधिकारों की व्याख्या करने में और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, और जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किस प्रकार से भिन्न हैं या इनमें क्या अंतर है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए बेटा इसमें स्टार्टिंग में देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो है क्या। तो देखिए बेटा मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बोलकर बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसके अंदर क्या क्या है। तो जो मौलिक अधिकार है उसका क्या अर्थ है, जो कि यह अधिकार क्या है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इनके बिना किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में देश के संविधान के द्वारा लोगों को अधिकार दिए गए हैं, और इस संविधान में संशोधन के अतिरिक्त इन्हें हटाया नहीं जा सकता। मतलब कोई भी क्या है इन हमसे हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता और ना ही कोई इन्हें हटा सकता है। इन अधिकारों का अगर कोई हनन करता है यानी कि इनका कोई कहना नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या है, हम कोर्ट में या न्यायालय में जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी लोगों को समान दिए गए हैं, उसके अंदर अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं रखा गया है। अब आगे देखिए बेटा जो मौलिक अधिकार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और जो इनका वर्णन है वह संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार वह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंदर आते हैं, और संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी उसे कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र या उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसे, मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन हो सकता है, और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 352 के द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें स्थगित किया जा सकता है। किसके तहत, 352 अनुच्छेद के तहत। ओके बेटा आगे देखिए स्टार्टिंग में क्या था बेटा, शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे, शुरुआत के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे जो हमें संविधान की तरफ से मिले थे, लेकिन इसके अंदर से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। एक जो मौलिक अधिकार है उसे हटा दिया गया है, और वो कौन सा मौलिक अधिकार है, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। और कौन सा सन था उस समय, 1979 के अंदर, 1979 में 44वें संशोधन के तहत जो 7 अधिकार थे उनमें से एक अधिकार को हटा दिया गया है, और वह एक अधिकार कौन सा था बेटा, वो था संपत्ति का अधिकार। वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है उसे संविधान के अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया है, और अधिकारों की सूची में से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंदर कहाँ रख दिया गया, इसे कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया है, इसे क्या बना दिया गया है, किस में परिवर्तित कर दिया, इसे कानूनी अधिकार के अंदर इसे परिवर्तित कर दिया गया है। ओके बेटा, संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसे किसमें, कानूनी अधिकार के अंदर इसे रख दिया गया है।
और इसके अलावा 1931 के अंदर कराची में जो अधिवेशन हुआ था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरकार थी। उसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, मूल अधिकार की मांग की थी। और इन मूल अधिकारों का जो प्रारूप था वो किसके द्वारा बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिकारों का, जिसे घोषणा पत्र मूल अधिकारों जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। आगे देखिए बेटा, ये हो गया है ये जो भारत में मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर भी आया है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। ये जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। अब आगे देखिए बेटा, जो मौलिक अधिकार है, देखिए इसके नाम से पता लग रहा है ये हमारे सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी हमारे इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, कोई हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकता है। अब आगे आते हैं बेटा कि जो संविधान की तरफ से हमें मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे अधिकार बताऊंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न रहे। तो देखिए इसमें 6 अधिकार आते हैं, एक को तो हटा दिया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है समता या समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ये सारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। अब हम इसके अंदर एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए बेटा, समता का अधिकार, समता का अधिकार मतलब समानता। हमारे देश के अंदर जिस भी प्राणी ने इस देश की धरती पर जन्म ले लिया है उसे उसके अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। और समता का मतलब होता है समानता, की किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी इस देश के अंदर समान है, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। तो जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आते हैं उसके अंदर। तो उसमें कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ क्या है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए जाएंगे, मतलब उनके साथ कानून के रूप में कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 में आता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में आता है जो लोक नियोजन के विषय में है उसमें उनमें क्या है? अवसर की समानता, चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 17 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, छुआछूत, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके लिए अगर कोई किसी के साथ छुआछूत की भावना करता है तो क्या है? उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। और लास्ट इसका है अनुच्छेद 18। तो 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत, यानी कि सेना संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये इसमें अनुच्छेद 18 के अंदर बताया गया है। तो ये था बेटा समानता का अधिकार। ये देखिए आपके सारे अधिकार दिए गए हैं इसके अंदर, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो मैंने आपको बताया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखिए बेटा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि एक बार मेरी ये वीडियो देख लोगे और एक बार आप अपनी बुक में रीडिंग कर लोगे तो आपकी सारी बुक के अंदर सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बुक के अंदर सारी बातें आपकी सारी डिटेल में दी गई हैं जो मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ ताकि आपको वो समझ में आ सके। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये हो गया हमारा समता या समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में क्या बताया गया है, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है? अनुच्छेद 19 के ही देखिए बहुत सारे पार्ट बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्योंकि 6 भाग बताए हैं। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, B में है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की या सभा करने की स्वतंत्रता, C है संघ बनाने की स्वतंत्रता, D देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, E देश के किसी भी क्षेत्र में रहने या बसने की स्वतंत्रता, F संपत्ति का अधिकार जो 44 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और G क्या है? कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रता यानी कि हमें कहीं भी आने जाने की, बोलने की, अपना कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है। हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इसी में बेटा आगे देखिए जो अनुच्छेद 20 है उसमें क्या बताया गया है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना बेटा। अनुच्छेद 20 में देखिए अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की बातों को स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के द्वारा सजा मिलेगी, न पहले और न बाद वाले कानून के द्वारा। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य है या उसे फोर्स नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 20 के अंदर। 21 में क्या है, 21 में क्या बताया बेटा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 में क्या बताया, राज्य 6 से 14 साल के सभी आयु के सभी बच्चों को क्या है उनके साथ उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की जा सकती है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के सामने पेश किया जाना होगा और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का उसे अधिकार होगा। ये थे बेटा अनुच्छेद 22 जो सेकंड था स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड आता है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस बीच बेटा देखिए एक और पॉइंट आता है निवारक निरोध। देखिए ये निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी। तो देखिए ये वाला पॉइंट क्या कहता है, निवारक नज़रबंदी निवारक निरोध क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होता है सस्पेक्टेड जो पर्सन होता है, मतलब जैसे किसी के ऊपर हमें शक हो रहा है कि ये कोई गलत कार्य कर सकता है, कोई अपराध कर सकता है, किसी का खून कर सकता है, मतलब उसने किया नहीं है लेकिन उसको शक के आधार पर जब उसे गिरफ्तार किया जाता है उसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या अपराधी ने अपराध नहीं किया है, इसे कुछ समय के लिए जेल भेजा जाता है, लेकिन क्या इसके ऊपर शक हो रहा है कि ये क्या है हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे क्या है बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी क्या है कुछ नियम है, उसे 3 महीने से ज़्यादा बंदी नहीं बनाया जा सकता, 3 महीने के बाद क्या है उसे छोड़ना होगा। और इसके अलावा 3 महीने के लिए ही उसको हम बंदी बना सकते हैं। और जो निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र से अतिशीघ्र उसे अवसर दिया जाएगा। ओके बेटा आगे देखिए। अब नेक्स्ट आता है भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये इससे आगे में इससे स्वतंत्रता के अंदर ही आ रही हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए क्या बताया गया है, ये देखिए मैंने आपको बता दिया था अभी, किसी भी व्यक्ति को एक ही अधिकार के लिए एक या बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए थे वही सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए इसमें क्या बताया गया, ये अनुच्छेद 23 से लेके 28 तक आता है। अनुच्छेद 23 से 28 के बीच में आता है, सॉरी 23 और 24 में आता है। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, यानी कि जो बच्चों से जो बाल जो श्रम होता है उसके विरुद्ध है ये। तो शोषण के विरुद्ध इसके अंदर क्या बताया, किसी भी व्यक्ति की जो खरीद बिक्री होती है, मतलब किसी जैसे लेडीज़ को क्या खरीदा जाता है, बेचा जाता है, या बच्चों से क्या बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें के बाल श्रम जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने में या किसी भी जोखिम भरे कार्य में उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो ये सारा किसके अंदर आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर, इसमें आपके अधिकार मैंने आपको शुरू में बता दिए थे बेटा, इसमें अलग से नहीं दे रखे, 25 से 28 के बीच में आते हैं। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो किस में आ रही है, 25 से लेके 28 के बीच में आती है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है 25 से 28 के बीच में। तो धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की संस्थाओं को वो स्थापित कर सकता है। किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इसी धर्म को अपनाना है, और वो
अपने तरीके से अनुच्छेद जो 28 उसमें क्या बताया गया, वो अपने जो कोई भी व्यक्ति है वो क्या, किसी भी शिक्षा संस्था में, कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्था के अंदर को जो विद्यार्थियों को जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वो उसके लिए कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता। तो ये था बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आगे अब देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा के अंदर देखिए संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 के अंदर बताया गया है। जो ये संस्कृति और शैक्षिक ये है 29 और 30 के अंदर इसके बारे में बताया गया। तो इसमें क्या बताया गया है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों की रक्षा की जाएगी। वो अपनी भाषा के अधिकार पर संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उससे किसी भी सरकारी संस्था के अंदर प्रवेश लेने से उसे नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा 30 में क्या बताया गया कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था खोल सकता है, उसे चला सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लास्ट आता है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट हमारी हेडिंग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, ये अनुच्छेद 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर अनुच्छेद 32 में इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियाँ या उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसको मतलब 5 प्रकार की जो रिट होती हैं वो इससे रिलेटेड आ रही हैं। 5 प्रकार के रिट्स के ऊपर वो कार्य कर सकता है। तो देखिए इसके अंदर ये रिट आपकी दी गई हैं, इन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख या निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा लेख। तो इसके अंदर देखिए बेटा क्या क्या है। सबसे फर्स्ट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर देखिए क्या बताया गया है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण, यदि गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गैर कानूनी है या असंतोषजनक है तो क्या वो जो न्यायालय है वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। ये किसमें आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश में देखिए क्या है, यह लेख उस समय जारी किया गया था जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता था। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। अगर कोई संवैधानिक दायित्व पालन नहीं कर रहा है तो इससे क्या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित अगर हो रहा है तो वो उसके लिए क्या परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट बेटा निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से क्या कर सकती है, उसे ऐसा करने से रोक सकती है। रोकने के लिए क्या है, जो निर्देश दिया जाता है उसे निषेध आदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकार प्रच्छा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है या उसे ऐसा पद मिल गया है जिसका उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है तो उसके लिए क्या है, वो अधिकार प्रच्छा आदेश जारी करके उसे उस पद से हटा सकता है या वो पद उसे देने से रोक सकता है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण रिट। इसमें क्या बताया गया है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत में भेज सकता है। हस्तांतरित का मतलब होता है भेज सकता है। तो ये सारे क्या है, ये इसके अंदर जो कुछ रिट बताए गए थे वो बताए गए हैं, कौन कौन से रिट इसके अंदर जारी किए गए थे। तो ये सारे इसके अंदर बताए गए हैं। आगे देखिए बेटा, आगे क्या आ रहा है, राष्ट्रीय मानव आयोग। राष्ट्रीय मानव आयोग में देखिए किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। मतलब कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब तक हम यूज़ नहीं कर लेते हमें उसके बारे में नहीं पता चलता है। समाज के अंदर गरीब, अशिक्षित और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जो सरकार की तरफ से उन्हें कानून अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे वो गरीब है उनके किसी भी प्रकार का अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली हेडिंग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत या जो तत्व हैं
उनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? भाग 4 के अंदर किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। ये देखिए, न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था इसके अंदर नहीं होती है। न्यायालय में जाकर इसके लिए मांग नहीं कर सकते। उसके लिए तो देखो, जो मौलिक अधिकार है उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? संविधान निर्माताओं को स्वतंत्र अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिक सम्मान लाना, सबका कल्याण करना सबसे बड़ी। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे और ये क्या किसके लिए है? सरकार के लिए हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए बनाए गए थे। तो इसके अंदर देखिए, अलग अलग अनुच्छेद के अंदर अलग अलग चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि किस किस अनुच्छेद के अंदर। तो सबसे पहले तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व है क्या? तो इसका ना देखिए 3 बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिक को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियाँ जिन्हें इस अधिकार को स्वीकार करने, जैसे मौलिक अधिकार हमारे लिए बनाए गए हैं वैसे नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या, समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया है। ठीक है बेटा। आगे, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार भी लागू किया गया है। अब जो नागरिकों के ये थे नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए थे, संविधान की तरफ से दिए गए थे। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है? तो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। हमें जो मौलिक कर्तव्य है, नेक्स्ट हेडिंग आती है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार था बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है मौलिक कर्तव्य। अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो 1976 में संविधान के 42वें संशोधन जो किया गया था उसके अंदर नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं और उस समय उसके अंदर 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे और अब रिसेंटली 11 हैं। इसके अंदर एक और जोड़ दिया गया है। तो जैसे हमें अधिकार दिए गए हैं वैसे क्या हमें हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। हमें अपने देश के अंदर आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या है, हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आता है इन दोनों के अंदर मौलिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है या इनके अंदर क्या अंतर बताया गया है। तो इनको ध्यान से सुनना, मैं आपको पॉइंट्स बनाकर इसके बता रही हूँ। तो देखिए बेटा, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इन्हें न्यायालय में लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। यह नीति निर्देशक तत्व वो समाज की भलाई के लिए हैं और मौलिक अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए हैं। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व है सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। और जो नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों को अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान भारत की धरती पर जन्म लेता है तो उसे क्या अपने आप ही मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। तो ये तो था बेटा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में क्या अंतर है, वो सारे इसके अंदर पॉइंट्स बनाकर मैंने आप लोगों को समझाए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए इसके अंदर एक दिया गया संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाया क्यों गया, क्या था। तो देखिए जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंधों पर जो विवाद उठ रहे थे उसका एक मूल कारण क्या था, संपत्ति के अधिकार को हटाना। तो उस समय क्या होता था बेटा, जो गरीब वर्ग था वो क्या है, गरीब ही रह गया, तो अमीर वर्ग था वो अमीर होता जा रहा था। तो जो ज़मींदार थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी वो क्या है, अपनी ज़मीन के ऊपर मज़दूरों से खेती करवाते थे। अब एक्चुअल में क्या है, वो क्या कहते थे कि ये हमारी संपत्ति, हम चाहे इसके ऊपर कुछ भी करें। तो वो क्या है, इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, गलत तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे। अब संपत्ति के जो
वो क्या कहते थे कि हमें तो संविधान की तरफ से मिला है ये संपत्ति का अधिकार है, हम इसे किसी भी तरह हम चाहे कैसे भी करें, कुछ भी करें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या है सर, और ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा इसने तूल ले लिया था कि सरकार को हार कर क्या करना पड़ा, जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की सूची से निकाल कर उसे कानून बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को क्या है, किसमें, कानूनी अधिकार के अंदर परिवर्तित करना पड़ गया था। तो ये था संपत्ति का अधिकार जिसे हटाया गया था। तो आगे देखिए बेटा, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर हमने जो मेन सारी चीज़ें थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। अब इसका निष्कर्ष आ गया है। तो निष्कर्ष के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है। महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, वो कौन थे, ज्योतिबा फुले। इनकी रचनाओं में हमें सबसे पहले यही विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित होनी चाहिए। किसी के साथ अगर देखो स्वतंत्रता है तो समानता भी है, समानता होगी तो स्वतंत्रता भी होगी, और हमसे हमारे अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है। संविधान की तरफ से जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो हमारे लिए, हम नागरिकों के लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं। तो हम जैसे हमारे लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि हमें वो कर्तव्य जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। कर्तव्य में क्या आता है, तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, हमें जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, बेजुबान पशु पक्षियों को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो हमारे बनते हैं और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी ये देश उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से कोशिश की है बेटा मैंने आपको इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की, जो मेन अधिकार थे वो सारे मैंने आपको बताए हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया बेटा, जो आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ओके, थैंक यू बेटा।